हम मौजूदा हिसार में और हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं प्रोफेसर संपत सिंह। चाय की दुकान पे नुक्कड़ पे हर जगह चुनाव की चर्चा ही सुनी जा रही है और चुनाव की चर्चा हो और प्रोफेसर संपत सिंह जी का नाम नहीं आए तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि ये चाणक्य कह जाते हैं राजनीति के। बातचीत करेंगे कांग्रेस की नीतियों को लेके, बातचीत करेंगे देश के लोकसभा सीटों को लेके, किसकी सरकार बनने वाली है। इनका नाम चर्चा में नहीं है फिलहाल, तो ये क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे लोकसभा का? जहाँ तक बात है मेरी, मैं पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में ज़्यादा काम आ सकता हूँ, क्योंकि मैंने हिसार में 2 पार्लियामेंट के चुनाव लड़े हैं। उससे पहले फतेहाबाद ज़िले में भी भट्टू से भी मैं एमएलए रहा और फतेहाबाद से भी बाई इलेक्शन लड़ा था, जीता था। और यहाँ भी जो है बाद में नड़वा से जीता था। और बहुत बड़ी चुनौती थी सामने, चौधरी बदनलाल के परिवार जो कभी हार। अब मैं क्योंकि एक सीनियर आदमी आ गया, इसलिए अगली पीढ़ी को भी जो है मौका मिले चुनाव लड़ने का। मैं चुनाव लड़ाने वाला हूँ, चुनाव लड़ने वाला हूँ। असेंबली का चुनाव मैं जरूर लड़ना चाहता हूँ। फिलहाल जो हम देख रहे हैं चारों तरफ माहौल है, बीजेपी बोल रही है 400 पार मोदी जी अब की बार, तो कहीं ना कहीं लहर सी बता रहे हैं फिर दोबारा से मोदी के नाम से लोग खड़े हो रहे हैं। वो एक प्रचार है ताकि लोगों में एक वहम पैदा किया जाए, भ्रम पैदा किया जाए और दिमागी तौर पर अपने ओपोनेंट्स को जो है कमज़ोर किया जाए। जैसे 2019 में जब असेंबली के चुनाव हुए, उससे पहले उन्होंने नारा लगाया था कि 75 पार, 75 पार, 75 पार। इससे क्या हुआ? 75 पार कहीं नहीं, 40 सीटें मुश्किल से जीत पाए थे। आपने कहा हम कांग्रेस के साथ हैं, उनकी नीतियों को फॉलो करते हैं, वो कहेंगे वो हम करेंगे। कौन सी कांग्रेस के साथ? हुड्डा दीपेंद्र कांग्रेस या फिर शैलजा किरण चौधरी सुरजेवाला कांग्रेस? फूट हर पार्टी में है, हर नेता में, हर पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं गोलमोल चल रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरह सड़कों पे फूट नहीं है उन लोगों की। देखिए, भाजपा में और कांग्रेस में यही अंतर है। भाजपा में तानाशाही चलती है। आप भी देखते हैं कि चाहे कोई मंत्री हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, किसी को कोई भी अधिकारी पूछता नहीं। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो विचार है उसकी सब पता है, कोई भिन्न भेद नहीं है किसी के भी घर। विचारों की भिन्नता होती है, हर एक की होती है, मेरी भी होती है, मेरे घर परिवार के अंदर ही भी आ जाए, पार्टी की बात नहीं है। घर के अंदर होती है, बाप के विचार कुछ होते हैं, बेटे कुछ होते हैं, अल्टीमेटली आपस में समझौता करना पड़ता है। अजय चौटाला कहते हैं कांग्रेस की जूतियों में खीर बट रही है, बीजेपी कहती है संगठन बना नहीं है, और ये कहते हैं हम पूरे भारत में सरकार बनाएंगे। एक छोटा सा संगठन को बना लो पहले, उसके बाद सरकार के सपने लेना। अजय सिंह चौटाला की बात का तो कोई जवाब देना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने अंदर खुद के अंदर एक बार झांक के देख ले, बस इतना ही कहूँगा। आपके पुत्र को टिकट नहीं मिल पाती है लोकसभा की, तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा? कहीं ना कहीं तेवर कड़े रहेंगे या फिर कांग्रेस की तरफ नरम रहेंगे आप? नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूदा हिसार में और हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं प्रोफेसर संपत सिंह, और कई बार राजनेता रह चुके हैं और प्रोफेसर साहब से कई बात जानेंगे, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक है सिर पे, लोकसभा उसके बाद विधानसभा। तो कहीं चाय की दुकान पे नुक्कड़ पे हर जगह चुनाव की चर्चा ही सुनी जा रही है और चुनाव की चर्चा हो और प्रोफेसर संपत सिंह जी का नाम नहीं आए तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि ये चाणक्य कह जाते हैं राजनीति के, सुलझे हुए इंसान हैं और कई बार हम इनसे खास बातचीत करते हैं। आज फिर पहुँचे हैं हिसार में इनके निवास स्थान पे। बातचीत करेंगे कांग्रेस की नीतियों को लेके, बातचीत करेंगे देश के लोकसभा सीटों को लेके, किसकी सरकार बनने वाली है। इनका नाम चर्चा में नहीं है फिलहाल, तो ये क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे लोकसभा का? क्योंकि इनसे सशक्त उम्मीदवार लोकसभा के रूप में शायद दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संपत सिंह जी प्रोफेसर साहब बैकफुट पे है। क्यों? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। मैं
चाणक्य नहीं हूँ, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि चुनाव में कैंडिडेट के रूप में मेरा जिक्र नहीं है, मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी सरसा पार्लियामेंट्री हल्के का कोऑर्डिनेटर के रूप में, और वहाँ मैंने 2-3 मीटिंगें ली, लोगों से मिला जुला, और पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग थी, उसमें मैंने वहाँ का सारा ब्यौरा दे दिया हर कैंडिडेट्स का। आगे पार्टी फैसला करेगी किसको चुनाव लड़ाती है। जहाँ तक बात है मेरी, मैं पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में ज़्यादा काम आ सकता हूँ, क्योंकि मैंने हिसार में 2 पार्लियामेंट के चुनाव लड़े हैं। उससे पहले फतेहाबाद ज़िले में भी भट्टू से भी मैं MLA रहा, और फतेहाबाद से भी बाई इलेक्शन लड़ा था, जीता था, और यहाँ भी जो है बाद में नड़वा से जीता था। और बहुत बड़ी चुनौती थी सामने, चौधरी बद्रीलाल के परिवार जो कभी हार। अब जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल है, पार्लियामेंट में हम चाहते हैं कि यंग ब्लड आए, और उसके लिए गौरव ने अप्लाई कर रखा है, और पैनल में नाम भी उसका चल रहा है। आगे पार्टी का काम है किसको टिकट देती है किसको नहीं देती है। हम तो पार्टी से जुड़े, जिसको भी टिकट मिलेगी उसके लिए अपनी तरफ से अपनी कैपेसिटी के अनुसार से सभी हल्कों में इलाकों में जाएंगे, काम करेंगे और पार्टी को जिता कर लाएंगे। मेरी सलाह है असेंबली का चुनाव लड़ने की, ताकि लोगों की सेवा को क्लोजली कर सकें, उनकी सेवा कर सकें। इसके लिए तो क्योंकि गौरव ने इसलिए अप्लाई किया है कि 2009 का जो मेरा चुनाव था, लोकदल से मैं लड़ रहा था, कांग्रेस पार्टी हरियाणा के 10 पार्लियामेंट्री हल्कों में से 9 में अच्छे वोटों से जीती थी। केवल हिसार में ब्रेक लगा था कांग्रेस पार्टी का। उस टाइम में कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार खड़े थे वो तीसरे नंबर पर आए थे। मैं लोकदल से लड़ रहा था और चौधरी बद्रीलाल जी अजका से लड़ रहे थे। हमारा मुकाबला था और मैं जीत रहा था। मेरी पार्टी ने मुझे ख़राब कर दिया, उस टाइम हरा दिया। उसके बाद फिर मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी, लोकदल छोड़ दिया था। वरना मैं लोकदल छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि 32 साल तक जा रहे हो आप तो आपकी जगह अपने एक पहचान बनी हुई थी। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी में आ गया। अब मैं क्योंकि एक सीनियर आदमी में आ गया हूँ, इसलिए अगली पीढ़ी को भी जो है मौका मिले चुनाव लड़ने का। मैं चुनाव लड़ाने वाला हूँ, चुनाव लड़ने वाला नहीं हूँ। असेंबली का चुनाव मैं जरूर लड़ना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब, जहाँ बातचीत करें चुनाव को लेके, आपके बेटे चुनाव में हैं, उनका नाम चर्चा में है, उसके साथ साथ जयप्रकाश जी का नाम चर्चा में है, उसके साथ साथ 2-3 नाम और भी हैं, अशोक मंगाली वाले हैं, 1-2 और भी नए चेहरे जो फिर ट्राई कर रहे हैं चुनाव के कांग्रेस को लेके। तो कितना आप कंफर्टेबल अपने आप को देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए आपका बेटा सही फिट बैठता है और टिकट मिलनी चाहिए? क्योंकि राजनीतिक चाणक्य इसलिए कहे जाते हैं, विकट परिस्थितियों में आपने चुनाव जीते हैं और उन लोगों के सामने चुनाव जीता है जो आपके सामने वो लोग कहते थे कि कभी जीत ही नहीं सकते प्रोफेसर साहब, इन लोगों के सामने, उन लोगों के सामने अपने चुनाव जीते हैं। तो फिलहाल जो हम देख रहे हैं चारों तरफ माहौल है, बीजेपी बोल रही है 400 पार, मोदी जी अब की बार, तो कहीं ना कहीं लहर सी बता रहे हैं फिर दोबारा से मोदी के नाम से लोग खड़े हो रहे हैं, आसानी से जीत जाएंगे, वोट मांगने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। जो विधानसभा में लोग नाराज उन लोगों से, वो लोकसभा की ट्राई कर रहे हैं बीजेपी में। तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं फिलहाल, जो नज़र दौड़ाए दूर दूर तक की? देखिए, मैं अकेला नहीं, मैं देखता हूँ तो पार्टी को देखता हूँ। कांग्रेस पार्टी इस बार हरियाणा प्रदेश की सभी सीटों पर बहुत ही मजबूत है, और कांग्रेस पार्टी के पास अच्छे उम्मीदवार भी हैं, बशर्ते कि पार्टी उन लोगों को टिकट दे दे जो योग्य हैं। तो उसके बाद जो है कांग्रेस के फेवरेबल माहौल है। बीजेपी प्रचार कर रही है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो है ना सारा उनको प्रचार, आप जैसे सोशल मीडिया वाले जो है ना, उनको लोग आजकल इसलिए देखते हैं कि वहाँ सच्चाई आती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, मेन मीडिया जो कहते हैं, उस मीडिया में कभी भी आप खोल के देखोगे टीवी, तो हर जगह जो है बीजेपी का आदमी, मोदी का बीजेपी का आदमी, के मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कि सरकार की फ़ोटो आती रहती है, प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटो आती रहती है और लोगों की फ़ोटो आती रहती है, और वो प्रचार करते रहते हैं। तो वो एक प्रचार है ताकि लोगों में एक वहम पैदा किया जाए, भ्रम पैदा किया जाए, और दिमागी तौर पर अपने ओपोनेंट्स को जो है
कमज़ोर किया जाए। जैसे 2019 में जब असेंबली के चुनाव हुए, उससे पहले उन्होंने नारा लगाया था कि 75 पार 75 पार 75 पार। इससे क्या हुआ? 75 पार कहीं नहीं, 40 सीटें मुश्किल से जीत पाए थे। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी के दिमाग में ये आ गई कि जीतना तो है नहीं, इसलिए ग्रुप बन गए और ग्रुप के हिसाब से कोटा बांट लिया सीटों का, और कोटे की वजह से है ना कांग्रेस पार्टी सरकार में आने से रह गई। अगर उस टाइम जायज़ लोगों को टिकट दी जाती, योग्य लोगों को, 100% 2019 के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती। मेरे जैसा आदमी जो 40 साल से ऊपर सक्रिय राजनीति में रह चुका है और हर चुनाव लड़ा है, पार्लियामेंट के भी लड़े, असेंबली के लड़े, बाई इलेक्शन भी लड़े, सारी चीज़ें लड़ी थी, और उसके बावजूद मेरी टिकट भी काट दी गई थी, बिना चुनाव में रह गया था। पहली बार जीवन में 1980 के बाद पहली बार जीवन में 2019 के अंदर में बिना चुनाव के रहा था। तो पार्टी को बहुत बड़ा भुगतना पड़ा, उसकी कीमत चुकानी पड़ी, और बीजेपी की सरकार जो है दोबारा फिर आ गई। तो इस तरह ये चाहते ही हैं कि कांग्रेस पार्टी है मेन तो अपोजिशन, रीजनल पार्टियों की तरफ इनका ध्यान नहीं है। इनका मेन मकसद कांग्रेस पार्टी से है कि कांग्रेस पार्टी सारे देश में फैली हुई है, और साउथ है, चाहे नॉर्थ है, चाहे ईस्ट है, चाहे वेस्ट है, सब जगह फैली हुई है। और बीजेपी पार्टी का ये है कि ज़्यादा वर्चस्व इन्होंने बनाया है, जो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा कमाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का तो साउथ में वही पोजीशन, अच्छी पोजीशन है इनकी। तो अब जो है ना, ये दिमाग पर बार बार कभी मंदिर की बात को, कभी कुछ को लागे। अब जैसे राम मंदिर का इशू छेड़ दिया, अब राम तो कण कण में बसता है, कोई आदमी ऐसा नहीं है। हम कहते हैं ना मन मंदिर है, मंदिर तो हमारा मन है, और हम लोग आस्तिक हैं, नास्तिक नहीं हैं। कहीं भी रास्ते में गुरुद्वारा आएगा, मंदिर आएगा, कोई और चीज़ आएगी, गाड़ी में बैठे हैं तो भी सर झुका के नमस्ते करते हैं, इतने आस्तिक हैं। लेकिन ये कह देना कि हम ही आस्तिक हैं, बाकी सारे लोग नास्तिक हैं, इस तरह के प्रचार से कोई फ़ायदा लोग मिलने वाला नहीं है। लोग अब समझ गए। पिछली बार जैसे बहुत बुरे हालात थे बीजेपी के, इनके एमपी कहना शुरू कर गए थे कि हम पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ेंगे, बड़ा चुनाव होता है, असेंबली का लड़ेंगे। और उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक वाली बात आई, उसके बाद माहौल एकदम बदल गया। 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। इसका मतलब क्या है कि लोगों ने कोई मुद्दा नहीं देखा, केवल एक सर्जिकल स्ट्राइक की बात सुनी और बह गए लोग, भावना में बह गए थे। तो आज इस तरह की भावना नहीं है। आज लोग बहुत दुखी हो चुके हैं, और हर वर्ग दुखी है, चाहे वो युवा है, बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो खिलाड़ी हैं, चाहे किसान हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे व्यापारी है, हर आदमी तंग है। हमारे साथ प्रोफेसर साहब संपत सिंह जी खास बातचीत में मौजूद हैं। सर, मैं एक बात जानना चाहूँगा, आपने कहा हम कांग्रेस के साथ हैं, उनकी नीतियों को फॉलो करते हैं, वो कहेंगे वो हम करेंगे। कौन सी कांग्रेस के साथ है? हुड्डा दीपेंद्र कांग्रेस, या फिर शैलजा किरण चौधरी सुरजेवाला कांग्रेस? ये भी जानना चाहेंगे। आपने कहा धड़े, पिछली बार हम आपसी फूट के कारण हार गए कुछ तो, क्योंकि वो कलह साफ देखी गई है पिछली बार। ये अब की बार फूट हर पार्टी में है, हर नेता में, हर पार्टी के अंदर कहीं न कहीं गोलमोल चल रहा है। लेकिन कांग्रेस की तरह सड़कों पे फूट नहीं है उन लोगों की। वो अंदरूनी कलह है, वो अंदरूनी अंदर अपनी बात को सही कर लेते हैं। लेकिन आपकी जो फूट है वो जग जाहिर है, वो सड़कों पे आई हुई है। किस तरीके से देख सकते हैं? देखिए, भाजपा में और कांग्रेस में यही अंतर है। भाजपा में तानाशाही चलती है। आप भी देखते हैं कि चाहे कोई मंत्री हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, किसी को कोई भी अधिकारी पूछता नहीं। बहुत बार मंत्रियों को भी बयान आ जाते हैं कि हमारा एसडीओ भी टेलीफोन नहीं उठा रहा, हमारा जेई भी टेलीफोन नहीं उठा रहा। वहाँ पार्टी के अंदर भी और सरकार में भी एक ज़बरदस्त तानाशाही है। कांग्रेस पार्टी आज की नहीं है। कांग्रेस पार्टी देश का आज़ाद होने से पहले देश को आज़ाद कराने के लिए बनी थी 1885 के अंदर। उस टाइम जो लीडरशिप थी वो स्टालवर्ड्स लीडर थे, और सभी लीडरों के आपस में भेद थे, विचारों का बिल्कुल अलग अलग थे विचार थे उस टाइम भी, आज के नहीं है। जैसे नेहरू जी कुछ विचार थे, पटेल जी कुछ विचार थे, गांधी जी कुछ विचार थे, किसी के कुछ विचार अलग अलग थे। लेकिन जब देश की बात आती थी
तो सारी पार्टी जो है ना एक हो जाया करती थी, और वरना इस देश की पता नहीं क्या हालत होती अगर कांग्रेस पार्टी सरकार ना बनाती, क्योंकि इस देश के पास बचा क्या था। अंग्रेज़ों ने सारा देश लूट लिया था। उससे पहले जो मुग़ल शासक रहे उन्होंने बुरी तरह से देश को लूटा था, छोड़ा क्या देश के अंदर। इतने बीजेपी तो कहती है कि आपकी पार्टी जबरदस्ती उस समय सत्ता में आई है, प्रधानमंत्री तो कोई और बनने वाला था और उस समय जबरदस्ती अपना थाम दाम दंड भेद करके महात्मा गांधी पे प्रेशर डाल के, वो भी नहीं चाहते थे, वो भी जवाहरलाल नेहरू को ही बनाना चाहते थे। और वो कहें क्या, उनके पास और तो कहने को बचा ही नहीं है। देखिए उस टाइम के होम मिनिस्टर पटेल साहब थे, और उस टाइम एक किस्म का अपने विभाग के अंदर काम करने की पूरी स्वतंत्रता थी। जो वो चाहते थे वही होम डिपार्टमेंट के अंदर होता था। इसी तरह कोई फाइनेंस मिनिस्टर था, कोई मिनिस्टर था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। बनने के बाद ये देखें आप कि दुनिया में कितनी इज्जत कमाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनने के लिए दुनिया के लोग आते थे सारे सारे, और देश के अंदर हालात देखो, ना तो हमारी कृषि की कोई पोजीशन थी, कुछ नहीं था, पानी था नहीं और नहीं था, कुछ बुरे हालात थे, ना बिजली का कोई प्रबंध था, न कोई सड़कें थी, ना कोई और था, साधन थे, हालात बहुत ख़राब थे, ना सेना के पास कोई हथियार होते थे। इस तरह की पोजीशन हमारे पास देश की आज़ादी आई थी। कहते हैं पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया और हमारा चीन को सारा हिस्सा दे दिया। कौन सी ये कौन लाल किला पे आके बम फोड़ के चले जाते थे, रोज 20-30 से हमारे सैनिक मरते रहते थे, किसी का कोई मुखिया नहीं था, कोई राजा नहीं था, जो भी आया तुम भी खाइए हम भी खाइए, मिल बांट के खाते रहते थे। देश की ये हालत खस्ते। ये बातें जो है ना बीजेपी वाले इस तरह का प्रचार करते हैं, ये तो खुद जो है ना देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ थे, और ज़्यादातर जो है ना अंग्रेज़ों को जासूसी करके बताते रहते थे जो कांग्रेस पार्टी के नेता लड़ रहे थे उनके खिलाफ। इसलिए इनका कोई वो नहीं है। आज ये एक भ्रामक प्रचार पैदा करने के लिए ये भारत के 2 टुकड़े हुए या 3 टुकड़े हुए, कोई भारत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, कोई कांग्रेस पार्टी नहीं किए थे। उस टाइम बराबर के भी जिन्ना लीडर थे, और जिन्ना लीडर थे तो जिन्ना यही चाहते थे। और उसके बाद देखो आपने, चलो उन्होंने कर दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू तो इसके खिलाफ थे कि 2 देश बने, एक देश ही चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे तो, क्योंकि उस टाइम तो अंग्रेजों की पॉलिसी चल रही थी, ना तो कांग्रेस चल रही थी ना कोई और चल रही थी। बड़े लेवल की बातचीत की, यहाँ की बातचीत करेंगे। आपके धड़े बने हुए हैं और धड़ों को किस तरीके से देखती हो? फूट वही है पहले वाली, और आप कहते हैं हम सरकार बनाएंगे, सत्ता में आएंगे, और जग जाहिर है आपकी फूट सड़कों पे आई हुई है। देखिए मैं फिर बताऊँ आपको कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो विचार है उसकी स्वतंत्रता है। अपने विचार आप बड़े आराम से कह सकते हैं, कोई बात भी कह सकते हैं, लेकिन कोई मनभेद नहीं है किसी के भी घर। विचारों की भिन्नता होती है, हर एक की होती है, मेरी भी होती है, मेरे घर परिवार के अंदर ही भी आ जाए, पार्टी की बात नहीं है, घर के अंदर होती है। बाप के विचार कुछ होते हैं, बेटे कुछ होते हैं, अल्टीमेटली आपस में समझौता करना पड़ता है। पिता पुत्र बन आर्मी के नहीं चलने देंगे, नहीं, असार के ग्रुप, ये गलत बातें हैं, कोई नहीं कहता, कहीं भी कोई बयान नहीं आया। ये तो एक दूसरी अपोजिशन पार्टी के लोग कहते हैं। जब भी जितने सीनियर लीडर्स हैं ये पार्टी के लिए सारे काम कर रहे हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री और आज विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, और चाहे पार्टी के प्रेसिडेंट है उदयभान जी, और चाहे वो सीनियर लीडर हैं सेंटर के हमारे कुमारी शैलजा जी है, रणदीप जी सुरजेवाला जी हैं, ये सारे सीनियर लोग हैं। और कांग्रेस पार्टी हाई कमांड के सामने जब भी कोई हाईकमांड फैसला करता है सबको बुला के और फैसला करते हैं, और अच्छे फैसले, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। ये देखिए जलसे मीटिंगें अलग अलग करना, मैं इसको फूट नहीं मानता। ये अपने अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। किसी एरिया में कोई काम कर रहा है, किसी एरिया में कोई काम कर रहा है, और मैं तो यही चाहूँगा कि ये लोग जो है ना सारे के सारे जो है, जब एक किस्म का देश पर संकट आता है तो सारी पार्टियां भूलकर, सारी जातियां भूलकर लोग जो है ना खड़े हो जाते हैं। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर भी सारे के सारे चुनाव आएगा तो सारे एक हो गए। सर मैं एक बात जानना चाहूँगा, अजय चौटाला कहते हैं कांग्रेस की जूतियों में खीर बट रही है, बीजेपी कहती है संगठन बना नहीं है, और ये कहते हैं हम पूरे भारत में सरकार बनाएंगे। एक छोटा सा संगठन तो बना लो पहले, उसके बाद सरकार के सपने लेना। सरकार भी, आपके विपक्ष के लोग ये कहते हैं,
क्योंकि कहीं ब्लॉक लेवल पे इनका वो नहीं है, कहीं राज्य स्तर पे वो नहीं है, कहीं जिला लेवल पे इनका कोई संगठन नहीं है और दावा करते हैं सरकार बनाने का। देखिए, ये जो बातें हैं, मैं अजय सिंह चौटाला की बात का तो कोई जवाब देना नहीं चाहता, क्योंकि अपने अंदर, खुद के अंदर एक बार झांक के देख ले, बस इतना ही कहूँगा कि कहाँ खड़े हैं आज, कहाँ पार्टी थी, कहाँ आज खड़े हैं। तो भगवान उनका भला करे, क्योंकि मैं उस पार्टी में बहुत साल तक रहा हूँ। उस परिवार का भला करे, उस पार्टी का भी भला करे। जहाँ तक बातें हैं संगठन की, कांग्रेस पार्टी की, आज चुनाव पार्लियामेंट के होने हैं। पार्लियामेंट को अकेले हरियाणा नहीं लड़ना है, पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी सारे देश के अंदर लड़ रही है। अनफॉर्चुनेटली मानते हैं कि यहाँ संगठन नहीं हो पाया, लेकिन हमें जो कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, प्रभारी बनाए गए थे, हम लोगों ने बूथ लेवल पर संगठन बनाए हैं। जैसे सरसा का मेरी ड्यूटी थी, मैंने बूथ लेवल तक जो है ना वहाँ काम किया है लोगों के साथ, और उन्होंने BLA भी, जो बूथ लेवल जो देखेगा आदमी, एजेंट होगा, वो भी सारे कर दिए। तो नीचे से सारा लेवल जो है ना, आम जनता के अंदर जो है ना, जो छोटा लेवल होता है, माइन्यूट लेवल, माइक्रो लेवल पर हम लोगों ने काम किया है। हाँ, ये कमी रही है कि जिला का पूरा संगठन और प्रदेश का पूरा नहीं बन पाया। मुझे उम्मीद है कि पार्टी को ये जल्दी हल करना चाहिए। यहाँ से दिग्विजय चौटाला की सुन रहे हैं कि JJP पार्टी से वो आ सकते हैं, गठबंधन अभी तैयारी चल रही है, अटकलों का बाजार गर्म है और कांग्रेस को उम्मीदवार अभी देखना होगा, जाट या नॉन जाट रहेगा। तो ये क्या कुछ समीकरण बैठ पा रहे हैं आपकी नज़र में, क्योंकि आप बहुत पुराने राजनेता रहे हैं और काफ़ी टफ राजनीति की आपने अपनी। देखिए, कैंडिडेट कौन आएगा अभी कोई पता नहीं किसी का। नाम कह सकते हैं जो मेन पार्टी है, देश की राष्ट्रीय पार्टी है। ओरिजिनल पार्टी का मैं क्या जिक्र करूँगा, उनका भी अब तक फैसला नहीं है, इकट्ठे लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, क्या करेंगे। कांग्रेस और BJP ये दो ही नेशनल पार्टी हरियाणा प्रदेश में भी और देश के अंदर भी है। बाकी रीजनल लेवल पर हर स्टेट के अंदर चलो अलग अलग पार्टियाँ हैं। तो जहाँ तक मेरा कहने का मतलब है, मैं तो ये कहना चाहूँगा लोगों को कि जातीय समीकरण को और धार्मिक समीकरण को ना देखें। कौन देश की समस्याओं को हल कर सकता है, कौन आपके इलाके की समस्याओं को हल कर सकता है, उसकी तरफ आप देखें। जाति कोई जन्म से परमात्मा से किसी ने मांगी नहीं है। वो जहाँ परमात्मा ने जन्म दे दिया वहाँ उस जाति में आ गया, आप तो जाति का नाम टिक गया। अदरवाइज जो है, जब कोई महंगाई आएगी हर एक को मारेगी, जब बेरोजगारी बढ़ेगी हर एक में बढ़ेगी, शिक्षा तंत्र को आप कमज़ोर करेंगे तो हर एक ही नुकसान होगा, स्वास्थ्य तंत्र को आप कमज़ोर करेंगे तो हर एक का नुकसान होगा। इसी तरह जैसे किसान है, किसान तो हर जाति के आदमी किसानी का काम करता है। किसान 13 महीने तक दिल्ली में बैठे रहे, उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। आखिर में जो चुनाव आ गए तो प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांग के और दोनों कानून जो है वापस कर लिए। तो आज भी धरने पर बैठे हैं, किसान बैठे हैं। तो आज कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इनसे खुश हो। अपराधी बहुत बढ़ रहे हैं, अपराधियों को अंदाज़ा ही नहीं। रोज़ाना गोलियां चलती है, रोज़ाना लोगों को धमका के जाते हैं, लूटते हैं, चोरियां बहुत बढ़ रही हैं और अपहरण बहुत हो रहे हैं। अपहरण के साथ हत्याएँ भी बहुत होने लग रही है। तो इस तरह सारे प्रदेश के अंदर अफरा तफरी जो आज के मची हुई है, उसकी तरफ लोग ध्यान देंगे और देकर स्वाभाविक है उनकी जो सुरक्षा कर सके, उनको जो रोज़गार दे सके, उनको जो MSP दे सके, मुलाजिम है उनकी मांगों को पूरा कर सके, व्यापारी है उनमें जो दिक्कत आ रही है जिस तरह GST के बाद में समस्या आई है, उनकी समस्याओं का भी हल निकाल सके, महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान कर सके, उस पार्टी को वोट देना चाहिए। वो पार्टी केवल मात्र कांग्रेस है। BJP को बहुत देख लिया, 10 साल हो गए। थोड़ा नहीं होता है, 10 साल का वक्त बहुत लंबा होता है और इस 10 साल के वक्त के अंदर हर वर्ग को आखिर में निचोड़ कर छोड़ दिया है। ऐसी हालात बन रही है। तो लोग ही छुड़ा सकते हैं उनसे पैंडा, अदरवाइज तो देश के लिए घातक है। संविधान को खतरा है, प्रजातंत्र को खतरा है, संवैधानिक संस्थाओं पर अपना पूरा नियंत्रण कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ही है, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी पहले सुप्रीम कोर्ट का जज भी शामिल होता है सिलेक्शन करने के अंदर। उसके जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया। तो बताओ क्या मैसेज देना चाहते हैं। मतलब हर चीज़ को अपने तरीके से यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो CBI हो, चाहे वो ED हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो और चाहे RBI हो। हर जगह ये जो संवैधानिक संस्थाएं थी
इनको कमज़ोर करें तो कमज़ोर करने से क्या होता है, देश कमज़ोर होता है, और देश कमज़ोर होता है तो बहुत बड़े घातक नतीजे उनके निकलते हैं। इसलिए लोगों से मेरी अपील यही है कि कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करें ताकि देश वापस पटरी पर आ सके। सर, चलते चलते क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, अगर आपके पुत्र को टिकट नहीं मिल पाती है लोकसभा की, तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा? कहीं ना कहीं तेवर कड़े रहेंगे या फिर कांग्रेस की तरफ नरम रहेंगे आप? देखिए, मेरे तेवर जो आज है वही रहेंगे। मैं तो पार्टी के लिए काम करने वाला हूँ। पार्टी किसको टिकट देती है, बेटे को देती है तो भी लगेंगे काम करने में, किसी और साथी को देती है तो भी काम करेंगे। बाकायदा ज़्यादा ज़्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट रखेंगे। और 9 असेंबली सेगमेंट पड़ते हैं, 9 के 9 में जितने भी मेरे जुड़े हुए लोग हैं सबको, चाहे मुझे पर्सनली उनके पास जाना पड़े। इसी तरीके से सरसा पार्लियामेंट का जो हल्का है उसमें भी, क्योंकि मैंने भट्टू से और फतेहाबाद बाई इलेक्शन दोनों काम मैंने जीते हैं, तो वहाँ भी लोग काफ़ी हैं। हिसार ज़िला और फतेहाबाद और सरसा ज़िला, तीनों ज़िलों में मेरे साथ वर्करों का डायरेक्ट संबंध है। बाकी हरियाणा भी है, लेकिन ये 3 तो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तीनों में मैं पार्टी कैंडिडेट के लिए काम करूँगा। आज कोई भी कैंडिडेट आए पार्टी का, उसके लिए दिन रात एक कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बातचीत। धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे साथ ये प्रोफेसर संपत सिंह खास बातचीत में बने हुए थे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।